हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षता गुप्ता। तो मैंने एक यूट्यूब सीरीज स्टार्ट की है थ्रू अनअकैडमी, जिसमें जो कॉमन टॉपिक्स एस्पिरेंट्स को फेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस, तो उनको थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। सो इन दिस यूट्यूब वीडियो आई विल टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग और उसकी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए फॉर द यूपीएससी एग्जाम। तो काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है कि आंसर राइटिंग कब और कैसे शुरू करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है। तो इसके लिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कैसे आंसर राइटिंग की सही तरीके से आप उसको कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अक्षता गुप्ता। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 69 इन दिस ईयर यूपीएससी एग्जाम। मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 28 इन द ऑल इंडिया पीएमटी इन द ईयर 2015 एंड मेरा एम्स में रैंक 75 था। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, और वहीं से मैंने अपनी इंटर्नशिप किया है। और इंटर्नशिप के टाइम पर ही 2020 में मैंने अपना एग्जाम दिया था एंड आई हैव क्लियर्ड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विद मेडिकल साइंस एज द ऑप्शनल। सो आई एम ऑल्सो टेकिंग मल्टीपल स्पेशल फ्री क्लासेस ऑन द अनअकैडमी ऐप, तो वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर मेनी क्लासेस ऑन द आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू मेक द नोट्स, और GS 1, 2, 3, 4। इन सब के लिए मैंने एक प्लस कोर्स भी अनअकैडमी पे लाया है, तो वो प्लस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो और उसमें आप मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं तो वो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं एंड वी कैन हैव अ गुड लाइव इंटरैक्टिव सेशन। तो आप वहाँ पे कोड अक्षता यूज कर सकते हो। तो अनअकैडमी पर देयर आर मल्टीपल एजुकेटर्स, तो देयर आर इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस विच इज़ वेरी हेल्पफुल। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो उसी वक्त क्लियर हो जाएंगे एंड वी कैन हैव गुड इंटरेक्शन ऑन वेरियस टॉपिक्स, जो भी यूपीएससी में आपको हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में। सो लेट्स टॉक अबाउट आंसर राइटिंग इन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस एग्जाम का। तो इट हेल्प्स इन द मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स और इंटरव्यू से इसका ज़्यादा लिंक नहीं रहता, इट इज़ फॉर द मेंस एग्जाम। तो आंसर राइटिंग नीड्स सम बेसिक स्ट्रक्चरिंग। बेसिक स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये एक पेज है और कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो उसका सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन रहता है विच कैन बी 1 to 2 lines, देन देयर इज अ बॉडी एंड देन अल्टीमेटली सबसे नीचे देयर इज द कंक्लूजन। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन आंसर। तो कोई भी आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन है तो आपका बेसिक हमेशा यही रहेगा कि आप 2-3 लाइन्स का इंट्रोडक्शन दो एंड देन यू प्रेजेंट द बॉडी, और ये बॉडी डिपेंड करेगा कि क्या पूछा है और किस टॉपिक पे बात करने के लिए कहा है और क्या कीवर्ड यूज किया गया है, जैसे डिस्कस, इनुमरेट। तो इस तरह के काफ़ी कीवर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, तो ये डिपेंड करेगा क्या यूज किया गया है। और देन आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन शुड बी फ्यूचरिस्टिक, जैसे आप कुछ होप दे रहे हो कि इसका ये सोल्यूशन निकल सकता है, या किसी ने इस सोल्यूशन पे कुछ ट्राई किया है, या कोई बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, तो वो चीज़ आप कंक्लूजन में दे सकते हो एंड देन दैट कैन फॉर्म अ गुड कंक्लूजन। तो इसमें ये बेसिक 3 पार्ट्स एक आंसर के रहते हैं। Now you cannot write an answer if you don't know about the topic at all. So prepare the topic first and then write it. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप उस आंसर को नहीं लिख पाओगे या आपको उसको लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको उस टॉपिक को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड देन यू कैन राइट इट। अब जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उनको लगता है कि उनका प्रिपेयर्ड है, उनको सब कुछ आता है, और वो उसको रिवाइज नहीं करते और डायरेक्टली आंसर राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अब इससे क्या होता है कि उनकी रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाती, और कुछ भी अगर नया क्वेश्चन आता है तो उस पर वो आंसर नहीं लिख पाते, और फिर वहाँ पे आंसर जो अप टू द मार्क हमें आंसर चाहिए, या जो भी उसका कीवर्ड है, जो भी की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, वो फुलफिल नहीं हो पाता। तो इसीलिए यू हैव टू प्रिपेयर द टॉपिक फर्स्ट। तो जब भी आप कोई आंसर लिखो या कोई नया टॉपिक हो, तो कोशिश करो कि आपकी उस टॉपिक के बारे में नॉलेज एडिक्वेट हो। आप ऐसे खुद से ही एक टॉपिक पे नॉलेज क्रिएट नहीं कर सकते, आपको बेसिक प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी। सो नेक्स्ट इज, इट इज डिफिकल्ट टू सेल्फ इवेल्युएट एट फर्स्ट। बहुत बच्चे ये डाउट में रहते हैं कि हम आंसर्स तो लिख रहे हैं, बट कैसे पता चलेगा
कि हमने सही लिखा है या कोई गलती की है या इसमें कुछ प्रॉब्लम आया है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए यू डोंट हैव टू सेल्फ इवेलुएट एट फर्स्ट। आप शुरू से ही खुद को इवेलुएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट रहता है कि आपको इतना नॉलेज नहीं है कि किस तरह के आंसर्स लिखने होते हैं और क्या मिस्टेक्स आई हैं वो आप खुद के आंसर में अभी स्टार्टिंग में नहीं निकाल पाओगे। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में किसी से अपना आंसर इवेलुएट करवाना पड़ता है। So it is suggested to get it evaluated in the beginning और मैच इट विद द सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड। तो कुछ जगह ऐसा होता है, जैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज रहते हैं या फिर कोई आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है तो उसमें क्वेश्चन होता है और साथ में उसका अलग से पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया होता है। तो यू कैन मैच योर आंसर विद दैट सॉल्यूशन, कि आपने उसमें से कुछ जो भी सॉल्यूशन में प्रोवाइडेड है चीज़, आपने वो अपने आंसर में लिखी है या नहीं लिखी है, और आपने कोई एग्जाम्पल जो है वो आपने यूज़ किया है या नहीं किया है, तो ये आप सॉल्यूशन से मैच कर सकते हो। ऑल्सो आपको कोशिश करना है कि आप शुरुआत में किसी से इवेलुएट अपना एक दो बार आंसर्स करवा के देख लो, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो भी आप लिख रहे हो वो बिल्कुल सही जा रहा है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अगर आपको स्टार्टिंग में ही कोई इवेलुएट करके बता दे कि आप बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स में लिख रहे हो, आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, या आपने बहुत ज़्यादा कंटेंट दे दिया है, या आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी खराब है, तो इस तरह के डाउट्स जो हैं वो स्टार्टिंग में आप किसी से इवेलुएट करवा सकते हो। ग्रेजुअली लर्न टू सेल्फ इवेलुएट, बट अल्टीमेटली आपको वो सेल्फ इवेलुएशन सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यू हैव टू प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के वक्त यू राइट सो मैनी आंसर्स, आप बहुत सारे एटलीस्ट 12 to 14 आप टेस्ट दोगे और उसके बाद आप मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे, तो एटलीस्ट 10-20 क्वेश्चन आप वहाँ पे लिखोगे। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर चीज़ को इवेलुएट करवाओ। सिमिलरली ऑप्शनल के लिए होता है, तो ऑप्शनल में यू राइट आंसर्स और फिर उसको देखना पड़ता है कि आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। तो यू हैव टू ग्रेजुअली लर्न टू सेल्फ इवेलुएट। तो अब सेल्फ इवेलुएट कैसे करना है? तो यू कैन सेल्फ इवेलुएट फ्रॉम द सॉल्यूशंस और अदर आंसर्स। अब इसका मतलब क्या है कि आप जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा तो उस पर आपने कोई जगह से रीड किया, आपने मटेरियल प्रिपेयर किया और आपने एक आंसर लिख दिया, देन यू गो टू द सॉल्यूशन। तो जो भी उसका मॉडल आंसर प्रिपेयर्ड होगा या मॉडल आंसर्स अवेलेबल होगा, वहाँ से आप उसको पिक करके अपने सॉल्यूशन को मैच कर सकते हो। दिस कैन बी वन वे, या फिर यू कैन लुक एट अदर्स आंसर्स। जैसे कई वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर बच्चे अपने आंसर्स, या टेलीग्राम चैनल्स होते हैं जहाँ पे बच्चे अपने आंसर्स पोस्ट करते हैं, तो आप एक दूसरे का आंसर देख के वहाँ से अपने पॉइंट्स गेन कर सकते हो, कि जो भी आपको किसी और के आंसर्स में अच्छा लग रहा है वो आप नोट डाउन कर लो, और जो भी आपको अपने आंसर में अच्छा लग रहा है वो आप किसी और को बता सकते हो। तो इस तरह से आप एक हेल्दी कॉम्पिटिशन कर सकते हो, चाहे ग्रुप में कर लो, चाहे आप किसी वेबसाइट पर कर लो, या आप अपने स्टडी पार्टनर्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, उनसे आप टाई अप कर लो और वहाँ पे आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, माइंड मैप्स एक्सेट्रा नीड्स टू बी इनकलकेटेड टू। तो ये नहीं होता कि आंसर अगर आप लिख रहे हो तो आप पूरा आंसर सिर्फ पैराग्राफ्स में लिख रहे हो, कि आप सिर्फ पूरे पेज पे, ऐसा अगर पेज है तो इंट्रो भी लाइन्स में दिया, बॉडी सारे लाइन्स में दिया, एंड देन कंक्लूजन लाइन्स में दिया, तो इट डजंट गिव अ गुड प्रेजेंटेशन और आपको लिखने में भी टाइम लगता है। यूजुअली इट टेक्स मोर टाइम अगर आप वर्ड टू वर्ड हर चीज़ लिख रहे हो, देन अगर आप एक फ्लो चार्ट बना के उसको छोड़ रहे हो। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू मेक फ्लो चार्ट, जिससे कि अगर आपने एक चीज़ सेंटर में उसकी हेडिंग दे दी एंड देन यू गिव एरोज, सो इसमें कम जगह में यू कैन गिव मोर पॉइंट्स। सिमिलरली यू कैन गिव दिस लाइक हेडिंग और उसके बाद ऐसे आप उसकी फ्लो चार्ट बना सकते हो। सिमिलरली यू कैन गिव लाइक दिस फ्लो चार्ट, बीच में आपने हेडिंग्स दे दी। तो इस तरह से आप डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स का यूज करके उस स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। एंड माइंड मैप्स, तो माइंड मैप्स क्या होते हैं कि आपने एक ही पेज पे अच्छे से इंट्रो दिया, देन आपने इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशंस हैं, वो सब इस तरह के फ्लो चार्ट बनाकर दे दिया। तो इस तरह से आपका एक ही पेज में सब कुछ फ्लो चार्ट के अंदर आपने पूरा आंसर को कवर कर लिया। तो इस तरह से फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, माइंड मैप्स नीड टू बी इंक्लूडेड। तो इनिशियली सेल्फ इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम आती है सबको, तो टेक हेल्प एट दैट बिगिनिंग स्टेज, ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए, एंड देन अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न टू सेल्फ इवैल्यूएट। आपको अल्टीमेटली सीखना ही पड़ेगा कि कैसे आप अपने आंसर्स को दूसरों के साथ मैच करके
या वेबसाइट पे मैच करके कंपेयर कर सकते हो और उसको यूटिलाइज कर सकते हो और सीखने के लिए। तो ये आपको काफी बेनिफिट करेगा आगे जाके भी। सो लर्न द बेसिक्स ऑफ कीवर्ड्स। दिस कीवर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर क्वेश्चन के आगे एक अलग कीवर्ड लगा होता है एंड उसमें आपको ये समझना पड़ता है कि इसका डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। तो जैसे कुछ तरह के कीवर्ड्स होते हैं डिस्कस, जिसमें आपको जो भी क्वेश्चन होता है उसके हर पहलू को, हर एस्पेक्ट को डिस्कस करना पड़ता है। मतलब हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से आपको हर तरीके से उसको देख के जो भी उसमें इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, वो अगर आप बता दोगे तो वो डिस्कस हो जाएगा। आपने उस टॉपिक को, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है तो आपने एजुकेशन के किसी लाइन दिया होगा, वहां पे एक स्टेटमेंट दिया होगा और आपने उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो किसी कंट्री में या इंडिया के किसी स्टेट में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, या आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का यूज कर सकते हो कि हमारा गोल ये है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो। इसी तरह से आता है क्रिटिकली एनालाइज। तो क्रिटिकली एनालाइज में आपको दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ता है एंड यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस इन द कंक्लूजन कि आपको क्या लगता है, ये आपका कैसा ओपिनियन है। तो इस तरह से आपको हर कीवर्ड पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अलग आते हैं इलूसिडेट, सब्सटैंशिएट, इनुमरेट, इलेबोरेट। तो इस तरह के काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको, उन पे आप एक एक दो लाइन प्रिपेयर करके रख सकते हो अपने पास कि अगर आपके पास ये कीवर्ड आया तो इसको आपने ऐसे अप्रोच करना है, ये कीवर्ड आया तो आपने इसको ऐसे अप्रोच करना है। तो इस तरह से मल्टीपल कीवर्ड्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और आप कोशिश करो कि आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को फुलफिल कर रहे हो। अगर आपने 2 पेज का आंसर किसी क्वेश्चन के नीचे लिख दिया है एंड जो भी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो फुलफिल नहीं हो पाया है तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने डिमांड को फुलफिल किया है और बेशक आपने 1 या 1.5 पेज ही लिखा है तो भी उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो आपको इस डिमांड को स्टार्टिंग से ही फुलफिल करते हुए चलना है। तो जो भी आपका इंट्रो होगा दैट शुड लीड द एग्जामिनर टुवर्ड्स द डिमांड। ऐसा ना हो कि आपका इंट्रो कुछ अलग ही जा रहा है, आपके बॉडी कुछ अलग ही बता रही है एंड देन कंक्लूजन आप किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। यू हैव टू लिंक देम ऑल। आपको इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन को इकट्ठे से लिंक करना है ताकि आपका इंट्रो जो है वो बॉडी की तरफ लेके जाए एंड बॉडी जो है वो कंक्लूजन की तरफ जाए एंड कंक्लूजन फिर एक फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन बताए कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या कैसे इसको अप्रोच किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको तीनों पार्ट्स को काफी लिंक करके वहां पे प्रेजेंट करना है। ट्राई टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब कुछ इन बहुत ही बेकार सी हैंड राइटिंग लिखते हैं एंड देन दे फिल ऑल द पेपर, बट एग्जामिनर के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको डीकोड करना। तो उसमें एग्जामिनर का जब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं देन अगर आप खुद को ही एक एग्जामिनर समझ के सोचो कि अगर आपको ऐसी हैंड राइटिंग पढ़नी मिले और एक हैंड राइटिंग ऐसी हो जो क्लियरली सब कुछ समझ में आ रहा है, अंडरलाइन किया हुआ है, एक अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है, तो उसको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो आप कि आप अपनी हैंड राइटिंग को इतना रखो कि सब कुछ समझ में आ जाए। बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंड आपको खुद ही वो क्लियरली पढ़ा नहीं जा रहा है। तो वैसा कोशिश करो कि आप उसको थोड़ा इंप्रूव कर सको विद प्रिपरेशन। तो ये आपको आगे जाके भी हेल्प करेगा। सो यू हैव टू कीप इट नीट। अब ऐसा ना हो कि अगर आपने एक पेज पे काफी सारा कंटेंट लिखना है तो आप उसको कोने कोने में घुसा के उसको पूरे पेज को आपने फिलअप कर दिया। तो आप ऐसे कोशिश मत करो। यू टेक प्रॉपर पेजेस और उसको खुला खुला अच्छे से प्रेजेंट करो ताकि एक एक चीज एग्जामिनर को विजिबल हो और वो आपको आपकी हर चीज को नोट कर सके और उस पे मार्क्स दे सके। सो टेस्ट सीरीज हेल्प्स बट डोंट जंप टू सून। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे पूछते हैं कि मेंस की आंसर राइटिंग कब शुरू करें, क्या उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। तो डोंट ज्वाइन टू सून। जैसे आपने क्या किया, आपने पॉलिटी का आपने सिलेबस कंप्लीट किया, देन राइट 3 to 4 आंसर्स। अब ये आप नेट से निकाल सकते हो या इट कैन बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये सब क्वेश्चंस आप एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ अगर ऐसे ही सिमिलरली आपने इकोनॉमिक्स फिनिश किया तो आप उसके 3 to 4 आंसर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख लो एंड दैट शुड बी इट। बट देन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और आपने सिर्फ पॉलिटी पढ़ा है और आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, तो
तो इट विल नॉट हेल्प यू, क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि यूजली 2-3 सब्जेक्ट्स का इकट्ठे टेस्ट होता है और उसमें फिर करंट अफेयर्स भी साथ में इंक्लूड होते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि जब आपका बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो जाए तभी आप टेस्ट सीरीज की तरफ जाओ। इनिशियल स्टेजेस में आप टेस्ट सीरीज मेंस के लिए या आंसर राइटिंग के लिए ज्वाइन मत करो। स्टार्टिंग में आप खुद से ही डेली आंसर राइटिंग या थोड़े टाइम के लिए आप एक सब्जेक्ट के बाद 3 to 4 आंसर्स लिख सकते हो, दैट शुड बी इनफ। और जब आपका एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो टू नो कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो ये आपको हेल्प करेगा एनालाइज करने में कि आप कहाँ तक पहुंच चुके हो और आपने कितना ग्रेस्प किया है। ऑल्सो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितने टाइम में आंसर लिख रहे हो, कैसी आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, कितनी आपकी स्पीड है, तो ये सब आपको टेस्ट सीरीज से पता चल जाएगा। बट डोंट जंप टू सून, वेट एंड लर्न। पहले आप सीखो कि आपको क्या क्या इसमें क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो एंड देन यू शुड गो फॉर टेस्ट सीरीज। ओनली ज्वाइन व्हेन यू आर श्योर ऑफ सिलेबस ऑफ दैट टॉपिक, डोंट गिव इट अनप्रिपेयर्ड। तो टेस्ट को कभी भी ऐसे अनप्रिपेयर्ड मत दो कि आपने जस्ट एक सिलेबस से गो थ्रू कर लिया एंड देन यू आर गिविंग द टेस्ट, उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपका टॉपिक प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप उस आंसर को नहीं लिख सकते। तो यू हैव टू प्रिपेयर विद द टॉपिक एंड देन इट विल हेल्प यू, टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू आगे जाके जब आपका सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड वे में दे रहे हो तो इट विल नॉट एट ऑल हेल्प यू, चाहे आप कितने भी टेस्ट लिख लो। So do not jump to answer writing of current affairs. Practice static first. This is also very important कि आप सीधा से ऐसे ऑनलाइन काफ़ी सोर्सेज पे अवेलेबल हैं कि करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं या करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस चलती रहती है। कुछ इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डेली आते रहते हैं। तो कोशिश करो कि आप अपने स्टैटिक पोर्शन को पहले कंप्लीट करो। जो भी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोसाइटी, ये टॉपिक्स हैं, इनका स्टैटिक जो पोर्शन है वो आप कंप्लीटली कवर अप करो एंड देन यू शुड शिफ्ट टू करंट अफेयर्स वाले, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्टैटिक पोर्शन ही अच्छे मार्क्स दिलाएगा एंड उसी से आपकी ग्रिप बनेगी। तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे कि आपका जो ग्रिप है और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो हमेशा स्टैटिक पोर्शन होना चाहिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आप बाद में प्रिपेयर कर सकते हो। तो स्टार्ट अंडर आंसर राइटिंग आफ्टर फिनिशिंग अ सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने कहा कि आपने कोई एक सब्जेक्ट प्रिपेयर किया, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, उसके बाद आप उसकी आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो एंड डू द फुल प्रैक्टिस एट द टाइम ऑफ टेस्ट सीरीज। और उसकी जब पूरी प्रैक्टिस करनी होगी, जब 2-3 सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे एंड आपका एक बार बेसिक सिलेबस हो जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट विद प्रॉपर टेस्ट सीरीज एंड उसमें आप प्रॉपर टाइम लिमिट के साथ 3 आवर्स के साथ आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो। ऐसा भी होगा स्टार्टिंग में कि आप एक क्वेश्चन लिख रहे हो और आपको 15 to 30 मिनट्स एक क्वेश्चन लिखने में ही लग रहे हैं। सो डोंट गेट डिसहार्टन। धीरे धीरे ये टाइम रिड्यूस होकर 5 to 10 मिनट्स हो जाएगा जब आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उस पर लिख सकते हो। तो जब ऐसा हो जाएगा देन इट विल बी इजी टू कंप्लीट दिस प्रॉपरली टाइम पे। ओके, देन रीड द सॉल्यूशन ऑफ दैट आंसर एंड मैच एंड डू द वैल्यू एडिशन टू योर नोट्स एज वेल। अब इसमें क्या है कि आपको जो भी आंसर आपने लिखा है आप उसको लिख के ही छोड़ो मत। एक तो आप उसको इवैल्यूएट करवा सकते हो या खुद से इवैल्यूएट कर सकते हो। दूसरा, आप उसके सॉल्यूशन से रिवर्स लर्निंग कर सकते हो। इसमें रिवर्स लर्निंग में कैसा रहेगा कि जो भी आपका सॉल्यूशन है उसमें अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, जैसे वैल्यू एडिशन जिसको हम बोलते हैं, कि आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, कोई कोट या एग्जाम्पल मिल रही है जो आप आगे जाके अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, उसको आप अपने नोट्स में जरूर लिखो। अगर आप उसको नोट डाउन नहीं करोगे तो वो आपको याद नहीं रहेगा और उससे आप अपने आंसर्स में यूज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जो भी वैल्यू एडिशन के लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं, वो आप जरूर नोट डाउन करो। जो भी सॉल्यूशंस हैं आप उसको नोट डाउन करो एंड उससे आप आगे जाके हेल्प ले सकते हो बाय डूइंग मल्टीपल रिविजन्स। तो इसी को रिवर्स लर्निंग बोलते हैं, जब आप क्वेश्चंस में से लर्निंग कर रहे हो फॉर द आंसर्स। तो यू कैन यूज दिस टेक्निक टू गेट टू दोज क्वेश्चंस जो आपको मुश्किल लगते हैं या जो आपके सिलेबस में कवर नहीं हो पाए, उनके लिए आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। द टाइम यू फील यू हैव डन द सिलेबस एंड प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चन, देन ओनली यू कैन गिव द टेस्ट फॉर द सेम। तो अब इसका ये है कि जब आपको लगता है कि आपने सारा सिलेबस, जैसे कि जीएस का सिलेबस, आपने बेसिक सिलेबस फिनिश कर दिए, कुछ टॉपिक्स पेंडिंग रह सकते हैं, वो आप रिवीजन के वक्त कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक सिलेबस फिनिश्ड है
एंड आपने वो टॉपिक सारे फिनिश कर दिए हैं जो भी मेंस के सिलेबस में है। आप एक बार मेंस का सिलेबस जरूर देखो, यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मेंस के सिलेबस के आपने सारे टॉपिक्स अगर प्रिपेयर कर लिए हैं और आपने जो भी बेसिक सिलेबस है पॉलिटी सोसाइटी ये प्रिपेयर कर लिया है, देन यू कैन एंड यू हैव प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पे ही लिखना शुरू करते हैं एंड देन दे फील कि इसमें मैं कैसे अप्रोच करूँ, तो वो 3 आवर्स या 4 आवर्स में टेस्ट लिखते हैं एंड देन अगेन उनकी एक भी क्वेश्चन जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो मैच नहीं कर पाती। तो इसीलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत कमी है। तो उसके लिए प्रैक्टिस ऑफ फ्यू क्वेश्चंस, जैसे वही मैंने कहा कि अगर एक सब्जेक्ट पॉलिटी आपका फिनिश है तो उसके बाद आप 3 to 4 क्वेश्चंस पॉलिटी के लिख के देख लो एंड देन यू कैन गेट इट चेक्ड फ्रॉम द पॉलिटी टीचर। तो इसी तरह से जब आप फ्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे देन ओनली यू कैन गिव द टेस्ट फॉर द सेम। अगर आपने बिना क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, बिना एक भी आंसर लिखे सीधा टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके 20 क्वेश्चंस में से एक भी ठीक ना हो। तो इसीलिए डू प्रैक्टिस बिफोर गिविंग द टेस्ट और उसको बहुत सिंसियरली एक ऑनेस्ट तरीके से आपने टेस्ट देना है। तो एक इसमें ये रहता है कि बच्चे इसको सिंसियरली नहीं ले पाते। जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसको वो नेट पे चेक कर लेंगे उसी वक्त टेस्ट में एंड देन दे राइट बाय लुकिंग एट द बुक, जैसे ओपन बुक टेस्ट समझ के उसको लिखना शुरू कर देते हैं। दैट विल नॉट हेल्प यू इन द यूपीएससी। यूपीएससी में आपको खुद का दिमाग यूज करके, खुद की टेक्निक्स यूज करके आंसर्स लिखने हैं। तो इट विल नॉट हेल्प यू इन कि आप ओपन बुक या कहीं से देख के आंसर लिख रहे हैं। स्टार्टिंग में आप 1-2 आंसर्स के लिए कर सकते हैं बट डोंट डू इट फॉर द टेस्ट। देन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उसको 4 आवर्स में लिखते हैं एंड दे थिंक कि हम टेस्ट सीरीज में इसको 4 घंटे में लिख लेते हैं, वहां पे हमारा ऑलरेडी 3 आवर्स में हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होता। अगर आपका घर पे या इंस्टीट्यूट में 3 आवर्स में नहीं हो पा रहा तो आपका मेन एग्जाम में भी 3 आवर्स में नहीं हो पाएगा। यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेरी वेल। स्टार्टिंग से ही आपको कोशिश करना है कि आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज रहे। देन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि टॉपिक्स को ठीक से प्रिपेयर नहीं करते, जैसे कि सिर्फ ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट देख लिया एंड देन दे गो फॉर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए आपको एग्जाम्पल्स, कोट्स एंड डेफिनेशंस, ऑल्सो फैक्ट्स। तो एग्जाम्पल्स, कोट्स, डेफिनेशंस, फैक्ट्स ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप वो आंसर प्रॉपरली लिख पाओगे एंड दैट विल बी करेक्ट वे। क्योंकि इन चारों में से एक चीज आपकी इंट्रो बनेगी। अगर आपका इंट्रो ही स्ट्रांग नहीं होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लीड एन आंसर। आप एग्जामिनर को एक अच्छे तरीके से लीड नहीं कर पाओगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आंसर राइटिंग, जिसमें आपको काफी तरीके मैंने बताए कि कैसे आप उसको अप्रोच कर सकते हो और कैसे आप अपने आंसर को एनरिच कर सकते हो। कोशिश करो कि आप अपने टेस्ट सीरीज को एक प्रॉपर वे में शुरू करो और हमेशा अपने टेस्ट प्रिपेयर करके दो। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।